गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का गलत जो स्ट्रक्चर है वो सीरियसली बिजनेस को ख़राब कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस को, और इवन उसको डिस्ट्रॉय या उसका विनाश भी कर सकता है। पीटर एफ ड्रकर ने ये कहा है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है कि रिलेशनशिप का एक विशेष पैटर्न, विशेष ढांचा जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के दौरान जिसे क्रिएट किया जाए। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस बारे में एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या ये जो पैटर्न या फॉर्म या प्रारूप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सभी ऑर्गेनाइजेशन में समान होता है या हो सकता है समान। द आंसर विल बी, इसका उत्तर ना में आएगा, नकारात्मक आएगा, क्योंकि कार्य की प्रकृति और जो साइज़ है वो प्रत्येक एंटरप्राइज का अलग अलग होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वो इन करैक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, इन एंटरप्राइजेज के करैक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए बहुत सारे फॉर्म्स, प्रारूप हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। किसी भी एंटरप्राइज में जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, एक बार डिसाइड करने के बाद सिचुएशन के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कोई एक मानकीकृत या प्रमापीकृत उसका प्रारूप नहीं है, एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं है, विच में बी अडॉप्टेड, जिसे सभी एंटरप्राइज में अडॉप्ट किया जा सके, लागू किया जा सके। इट कैन हैव मैनी फॉर्म्स, बहुत सारे इसके प्रारूप या रूप हो सकते हैं, और इन सभी का इस चैप्टर में डिटेल में इनका विवरण, इनका वर्णन किया जाएगा। डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हर्ले के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक रिलेशनशिप का ऐसा ढांचा है। कौन से रिलेशनशिप का? एक फर्म के विभिन्न पदों का और उन पदों को ऑक्यूपाई किए हुए लोगों के बीच में संबंध को दर्शाने वाला एक ढांचा होता है। हार्ले ने ये कहा है। अकॉर्डिंग टू विलियम एच न्यूमैन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसमें संगठन की क्या व्यवस्था है, उस सभी को ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डील करता है, उससे संबंधित है। द अबव मेंशन, ऊपर दी गई जो परिभाषाएं हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक एंटरप्राइजेज में पोस्ट को एस्टेब्लिश करना और रिलेशन उनके बीच में परिभाषित करना। इस प्रोसेस में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को विभिन्न ऑफिसेज में डिवाइड किया जाता है, बांट दिया जाता है। इसके डिज़ाइन के जो प्रकार हैं वो क्या क्या है? ऑल द पीपल, एंटरप्राइजेज में जो भी लोग, सभी लोग काम करते हैं, उन्हें कुछ निश्चित कार्य असाइन किए जाते हैं, सौंपे जाते हैं, और उनकी सफलतापूर्वक उनको पूरा करने के लिए कुछ अधिकार भी उनको दिए जाते हैं। यह कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रत्येक एंटरप्राइज में कि किस प्रकार से अथॉरिटी एम्प्लॉइज़ को दी जानी है। देयर कैन बी सम डिफरेंस, कार्यों की नेचर में विभिन्न एंटरप्राइज में कुछ अंतर हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि अलग अलग कार्यों की प्रकृति के कारण अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके भी अलग होंगे। दूसरे शब्दों में, विभिन्न बिजनेस के एंटरप्राइजेज, उनके अलग ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे हो सकते हैं या होंगे। और फॉलोइंग ये मुख्य ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं। इसमें फंक्शनल, डिविजनल, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से पहले दो को सिलेबस में दिया गया है, बाकी दो आउट ऑफ सिलेबस हैं। पॉइंट नंबर 1, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका अर्थ है कि पूरे एंटरप्राइजेज को
मेजर फंक्शन के आधार पर उनको बांटा जाए और जो एक्टिविटी की जानी है उनके आधार पर उन्हें बांटा जाए। ये सबसे सरल और सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रारूप है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का। इसके अंतर्गत एक ही प्रकार के सभी कार्यों को विभिन्न यूनिट्स या इकाइयों में बांटा जाता है। उन्हें हम डिपार्टमेंट्स या विभाग कहते हैं। उदाहरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के जो कार्य हैं उनको उत्पादन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल और कार्मिक डिपार्टमेंट्स इनमें बांटा जा सकता है अगेन। और इसके बाद इन्हें सब डिपार्टमेंट भी इसके लिए एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं प्रत्येक डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 3 सब डिपार्टमेंट सेल्स, एडवर्टाइजमेंट और मार्केट रिसर्च एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। द मैनेजर, सब डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स हैं वो अपने हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं या जवाबदेह होते हैं, और जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं वो जीएम या जनरल मैनेजर के प्रति जवाबदेह होते हैं। नोट: फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एफडब्ल्यू टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप से विकसित हुआ है। टेलर्स का जो विचार है और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों ही ये विशेषज्ञता के सिद्धांत पर आधारित है। ओनली इनमें जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि टेलर का व्यू जो निम्न स्तरीय उनसे मैनेजमेंट से संबंधित है, जबकि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक प्रतिबंधित है या सीमित है। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है फंक्शंस के आधार पर निम्नलिखित डायग्राम से स्पष्ट हो जाता है। इसे दर्शाया गया है। सबसे पहले शेयरधारी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर के जो नीचे काम करने वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, 4 तरह के डिपार्टमेंट्स आ गए हैं। और फिर मार्केटिंग के अंतर्गत सेल्स, एडवर्टाइजिंग और मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट। इस प्रकार विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बाद सब डिपार्टमेंट्स इनको बांट दिए गए हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके क्या क्या लाभ हैं। नंबर 1, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता के लाभ। पूरी कंपनी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उनकी एक्टिविटीज़ के आधार पर जो वो परफॉर्म करते हैं उसी आधार पर उसे बांट दिया जाता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट को एक एक्सपर्ट मैनेजर उसको हेड करता है, उसका मुखिया होता है। और दिस रिज़ल्ट, इससे क्या होता है, ज़्यादा और अच्छे जो कार्य हैं कम समय में अकम्प्लिश हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। इसलिए विशेषज्ञता के जो लाभ हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं। और नंबर 2, कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, समन्वय स्थापित हो जाता है। सभी व्यक्ति एक डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो अपने अपने कार्यों के विशेषज्ञ होते हैं। इससे डिपार्टमेंट लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, प्रबंधकीय कुशलता बढ़ती है। इससे प्रबंधकीय एफिशिएंसी बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि एक ही कार्य को बार बार करने से वो निपुण हो जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा इससे प्रॉफिट भी इसमें बढ़ जाता है, इसका परिणाम स्वरूप प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 4, मिनिमल कार्यों का या प्रयासों का कम से कम दोहरीकरण इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्यों या प्रयासों का अनावश्यक रूप से दोहरीकरण, उनका दोहराना समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए फाइनेंस का जो कार्य है केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए 2 या 2 से अधिक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है। इससे मानवीय और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो प्रभावपूर्ण ढंग से यूटिलाइज करना संभव हो पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, इससे प्रशिक्षण में भी सुविधा मिलती है। इससे कर्मियों की या कर्मचारियों की ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको उसकी सुविधा मिलती है, क्योंकि केवल एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, एक ही सीमा तक निपुणता की या स्किल्स की ये फोकस होता है, उनका केंद्र बिंदु होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल जो मामलों की ट्रेनिंग दी जाती है। इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन, सभी कार्यों को बराबर अधिमान या भार
इससे सभी फंक्शन या एक्टिविटी को बराबर अधिभार सुनिश्चित होता है। अब द फॉलोइंग इसके निम्नलिखित डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों की अनदेखी। प्रत्येक डिपार्टमेंट हेड अपने बड़ा स्वीट विल से अपनी स्वेच्छा मन मर्जी से कार्य करता है। वह हमेशा अपने डिपार्टमेंट के उद्देश्यों को ज़्यादा भार देता है, ज़्यादा उनको ध्यान देता है। इसलिए जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य सफ़र करते हैं, उदाहरण के लिए इस इमेज को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी इमेज, अपनी छवि बनाने के लिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं प्रोड्यूस करता है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि बाज़ार का जो ट्रेंड है वो मध्यम स्तर की क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट करने का है, उसको स्वीकृत करने का है। पॉइंट नंबर 2, डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अंतर विभागीय समन्वय में मुश्किल होती है, कठिनता होती है। सभी डिपार्टमेंट के हेड वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। निस्संदेह इससे कोऑर्डिनेशन उनके डिपार्टमेंट में तो हो जाता है, संभव हो जाता है, परंतु इससे अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इससे उनके हितों में संघर्ष हो जाता है। प्रत्येक डिपार्टमेंटल हेड एक अपना फंक्शनल एम्पायर बनना चाहता है, अपने कार्य का सम्राट बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। अपने इस ईगो को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक कोई अपने डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की मांग करता है। ये सिचुएशन विभिन्न डिपार्टमेंट हेड्स में झगड़े का कारण बनती है। पॉइंट नंबर 4, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। संपूर्ण विकास में रुकावट या कठिनाई। ये सिस्टम एक कंप्लीट डेवलपमेंट एम्प्लॉइज़ के संपूर्ण विकास में एक बड़ी कठिनाई है और प्रत्येक एम्प्लॉई केवल एक पूरे कार्य के छोटे से भाग का विशेषज्ञ बनता है। सूटेबिलिटी, इसकी उपयुक्तता कहाँ है, ये कहाँ कहाँ सूटेबल होता है, इन परिस्थितियों में सूटेबल है ये जहाँ बिजनेस का साइज़ बहुत बड़ा होता है, जहाँ विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जहाँ अधिकारों का विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है और जहाँ केवल एक ही प्रोडक्ट बेचा जाता है, वहाँ इसकी जरूरत होती है। थैंक यू फॉर द डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।